जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। सर जी कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपसे। पूछो जी। सर जी मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, वो क्या नाम है, स्केटबोर्डिंग वाला। ठीक है। तो सर सपोज अगर एक कोई कीवर्ड है, उस पे पहले कोई कंटेंट मौजूद ही नहीं है गूगल पे, या कोई मतलब परफेक्ट कंटेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सर उसके लिए हम कंटेंट कहाँ से लेंगे? गुड क्वेश्चन। कौन सा कीवर्ड है? मतलब ना, अगर देखे हमने अपना अगर आर्टिकल यूनिक बनाना हो, हम चूंकि देखे स्केट बोर्डिंग का कंटेंट तो हम गूगल से ही देख के उसे रीराइट कर रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। वो यूनिक कंटेंट तो ना हुआ। आप कहते थे यूनिक लिखना चाहिए, यूनिक में तो सर फिर खुद से कुछ लिखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आपने अपना उसमें कुछ ऐड करना है। तो सर ये इसके फिर कौन सा प्लेटफॉर्म होता है यूनिक कंटेंट लिखने के लिए, मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन हमें यूनिक मिले? एक ये प्लेटफॉर्म है, और ये आप अपने फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर से यूज करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स पब्लिश होते हैं, और ये जो होता है कंटेंट पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड होता है, जो कि गूगल पर इंडेक्स नहीं होता। ठीक है। मतलब कि आपका आर्टिकल तो इंडेक्स हो जाता है, पीडीएफ फाइल आपकी इंडेक्स होती है, पीडीएफ फाइल के अंदर वाला टेक्स्ट जो है ना वो इंडेक्स नहीं होता। तो आप यहाँ से लोगों के रिसर्च होती है ना, जैसे मैंने एक रिसर्च की थी मार्केटिंग के लिए। आप लोगों को भी शायद याद हो, मैंने एक दफा एक क्वेश्चन शेयर किया था कि अगर एक फीमेल के पास बैग भी है, वॉलेट भी है, शूज भी हैं और ज्वेलरी भी है, तो फिर भी वो क्या चीज मजीद लेना पसंद करेगी। तो मेरे पास काफी स्टैट्स आए थे, तो अब मैं उन स्टैट्स को यूज करके एक आर्टिकल लिख सकता हूँ अच्छा खासा, कि फीमेल जो है पाकिस्तान में वो एक्स वाई जी चीजें जो हैं बड़ी पसंद करती हैं। जितनी मर्जी हो उनके पास, फिर भी वो उसको परचेज करना पसंद करती हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना, आर्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड, या जिसको आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये आपको मिलेगी स्कॉलरी आर्टिकल से या रिसर्च जर्नल वेबसाइट से। तो वहां से आपको आप इंफॉर्मेशन वहां से पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ के आप अपने आर्टिकल में वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने उस इंफॉर्मेशन को रेफर जरूर करना है, उसका रेफरेंस जरूर ऐड करना है। और रेफरेंस के लिए आप लोग नीचे छोटा सा पैराग्राफ लिख दें कि ऑल इंफॉर्मेशन इज केप्ट थ्रू दिस वेबसाइट, या दिस आर्टिकल, या दिस ऑथर की इंफॉर्मेशन है ये। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ जी, स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड कल्चर, स्केटबोर्ड इंजरीज, स्केटबोर्ड ट्रक, स्केटबोर्ड डेक, स्केटबोर्ड डिजाइन, हिस्ट्री, व्हील्स, इंडस्ट्री, सब कल्चर, डायनामिक्स, क्या क्या मिल गया आपको। अगर हम स्केटबोर्ड व्हील्स पे या हिस्ट्री पे क्लिक करें, या हम यहाँ से अगर जाएं स्केटबोर्ड की व्हील्स के ऊपर, ठीक है, तो अभी यहाँ पर जी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, या आपको एक डिफरेंट लैंग्वेज का आर्टिकल मिल रहा है। ठीक है। स्केटबोर्ड डायनामिक्स, ठीक है जी, नॉन लीनियर डायनामिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड एक आर्ट है, वो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको पहले चीजों को समझना पड़ेगा उसके लिए। और ये उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद आपके माइंड में कुछ आइडियाज डेवलप होंगे, कुछ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आइडियाज डेवलप होंगे। जैसे अगर मैं ये इसको पढ़ता हूँ ना कि नॉन लीनियर डायनामिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्केटबोर्ड, अब मेरे माइंड में क्या चीज आ रही है कि एक चीज जो लीनियर नहीं है और उसने खुद को स्टेबल भी करना है, तो उसको उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको ऐसी सरफेस के ऊपर करना पड़ेगा स्केटबोर्ड जो कि स्मूथ हो, या फिर कोई इस तरह की जगह पर सीखना पड़ेगा जहां पर कि आपकी ग्रेविटी जो है वो बेहतर हो, ताकि आपकी जो क्या कहते हैं स्केटबोर्ड है वो ग्राउंड के साथ एग्जैक्ट जुड़ा रहे और उससे इधर उधर ना हो, ताकि आप लोग गिरे ना। तो इस तरह की कुछ चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं इससे रिलेटेड। इसी तरीके से जब आप एक चीज पढ़ेंगे तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड आइडियाज जनरेट होंगे। और ये रिसर्च आर्टिकल्स का पढ़ने का फायदा आपको ये होगा
कि इससे आपकी अपनी लैंग्वेज भी बेहतर होगी। ठीक है, अब ये देखें जी, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्केटबोर्ड, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्केटबोर्ड फ्रॉम बनाना स्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप उसको केटर कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर उसको अपने आर्टिकल के अंदर अच्छे से यूज कर सकते हैं। लगी समझ? यस सर, बहुत शुक्रिया सर। और इमेज साइज कितना होना चाहिए आर्टिकल? बताता हूँ, एक सेकंड। इमेज साइज जो है, अगर आप जाओ ना कैनवा के ऊपर, तो कैनवा के ऊपर जाकर आपको नजर आएगा प्रेजेंटेशन के नेम से एक उसका जो है क्या कहते हैं डिजाइन। फ्रंट पे ही आपको नजर आएगा प्रेजेंटेशन के नेम से। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहां पर जो वो कैनवस ओपन होगा, आप उसको यूज करते हुए अपना इमेज डिजाइन करें और उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें। लेकिन आपने एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आप हैवी साइज वाला इमेज अपलोड करेंगे, मतलब कि ऐसा इमेज अपलोड करेंगे जो कि कोई 10-12 MB का हो या कोई 20 MB का हो, तो वो आपके पेज की स्पीड को स्लो करेगा। आपने क्या करना है, आपने जब भी इमेज अपलोड करना है तो आपने देखना है कि उस इमेज का साइज क्या है। ठीक है, इमेज का साइज देखने के बाद आपने ये देखना है कि इसको हम रीसाइज कितना कर सकते हैं। तो आपके पास ऑनलाइन रीसाइजर टूल्स काफी मिल जाएंगे। ठीक है, इमेज रीसाइजर या इमेज कंप्रेसर। तो आपने इन टूल्स को यूज करते हुए इमेज का साइज कम कर लेना है। मतलब कि अगर वो इमेज है 1 MB का, तो आपने उसका साइज कम करके 500 KB कर लेना है और वो अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के या आर्टिकल के ऊपर। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर रहेगी। अगर आप हैवी इमेजेस अपलोड करते रहेंगे ना अपने पेज के ऊपर, तो आपकी वो स्पीड स्लो करेगा। वो कैसे? क्योंकि जब मैं अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर जाता हूँ ना, अगर मैं फाइबर प्रोटिव्स पे जा रहा हूँ, तो वैसे मेरा अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इमेजेस कुछ देर बाद लोड होंगे। हम जाते हैं कैटेगरी के अंदर, ये देखें जी, इमेजेस जो हैं अभी शो नहीं कर रहा। किसी आर्टिकल के अंदर ही चले जाते हैं भाई। नहीं तो ना सही। अपने वेबसाइट की स्पीड बेहतर करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अपने इमेजेस का साइज स्मॉल रखना है। अब देखें, ये एड का साइज स्मॉल है, इस वजह से नजर आ गई, इसने टाइम लिया लोड होने में। तो इस चीज से बचने के लिए अभी नीचे भी कुछ ना कुछ इमेजेस हैं मेरे ख्याल से, देखें हो तो रहे हैं साथ साथ, लेकिन जब मैं आ रहा हूँ तब हो रहे हैं, इसे पहले से नहीं हो गए रखे हुए यहाँ पे। तो ये भी इमेजेस नीचे लगे हुए हैं जो कि टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा होने में, शो होने में। तो इस तरीके से आपने इमेज का बहुत ख्याल रखना है। आपने वो इमेज यूज करने हैं जिनका साइज कम हो। ओके, और क्वेश्चन? सर वो पियोनीर वाले बार बार वेरिफिकेशन मांग रहे हैं ईमेल पे, कहते हैं कि वी नीड मोर इंफॉर्मेशन। पता नहीं क्यों मांगते नहीं यार, बिजनेस से तो बहुत सिंपल है पेयोनीर। पेयोनीर से याद आया, आप सब भी बना लें अपना पेयोनीर। और इसका भी एफिलिएट प्रोग्राम है पेयोनीर का। लेकिन इसका सिस्टम ये है कि अगर आपने किसी को इनरोल करवाया ना पेयोनीर पे, तो जब वो बंदा $1000 अर्न कर लेगा, तो फिर आपको उसका कमीशन मिलेगा, आपको उसका कमीशन अर्न होगा। ठीक है, बहुत ही चेंज करते हैं इन्होंने अभी। अच्छा जी, इधर भी मुझे भी लीगल टर्म्स आई हुई हैं जी। अच्छा जी, प्राइसिंग एंड फी बताती है लगता है मैंने।
ये देखें जी, यहाँ से अगर हम किधर जाएं, वो किधर रहता है बोला, वो रेफर अ फ्रेंड, यहाँ से वो ऑप्शन आती है। तो चल रहा है, सबसे पूछो, डिस्कस करो, नेट इश्यूज क्या चल रहा है। सर वो सना का थोड़ा इशू था, वो कहती है कि क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है 2-3 मिनट बाद। वो उसका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। खैर ये देखो, earn $25 when you refer a friend to Payoneer. Tell your friend about Payoneer. Your friend sign-ups. You both earn rewards. मतलब कि आप दोनों को $25 मिलेंगे जब जिसको मैंने शेयर किया है वो $1000 तक पहुंच जाएगा। After your friend sign up and receive the total 1000 USD, ठीक है, तो both earned reward $25. ओके okay? तो अगर मैं आप लोगों को ये वाला लिंक शेयर करता हूँ और आप लोग इस लिंक को यूज करते हुए पेयोनियर अकाउंट बनाते हैं तो आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। और ये वो है, एफिलिएट लिंक है या रेफरल लिंक है, ठीक है। तो इसके इसके इसको यूज करते हुए आप बनाइएगा अपना, क्या कहते हैं, पेयोनियर। ओके हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर वो सर, मेरी शुक्रिया। वेबसाइट का चेक करना था सर। फहद की वेबसाइट, यस, fahadwebdeveloper.com। फहद, अक्सर ये मसला तब आता है जब आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हो या प्लगइन आपने अपडेट किए हो, तो किसी न्यू प्लगइन के अपडेट की वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरीके से हो जाती है। इसका हल क्या होता है? इसका हल एक बड़ा मजेदार सा और सिंपल सा ये होता है कि आप अपने सारे प्लगइन्स जो हैं बैकएंड से अनइंस्टॉल कर दो, आपकी वेबसाइट चल जाएगी। जैसे उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। मुझे आप ऐसा करो कि आप ना अपनी स्क्रीन शेयर करो और अपना वो लॉगिन करो, क्या कहते हैं उसको। नहीं सर, वो मुझे वो बोले थे कि आप सारे अगर प्लगइन अनइंस्टॉल कर लो, वो सारा मेथड भी बता रहे थे। मैंने आपसे उस टाइम पूछा भी था कि अगर मैं प्लगइन अनइंस्टॉल करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने आपको कुछ भी नहीं मैसेज किया होगा, कुछ भी नहीं होगा वेबसाइट को। वेबसाइट वैसी की वैसी रहेगी। था। आपने क्या करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ सारा। आपने जाना है सीधा अपने उसमें सी पैनल में। सी पैनल में जाकर आपने जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर के बाद जाकर आपने अपनी वेबसाइट ढूंढनी है, वो लिखी होगी लेफ्ट साइड पे, लेकिन आपको दिखाई देता हूँ यार, आपको तरीके की समझ लग जाएगी। और बाकी सब भी ये तरीका सीख लें, क्योंकि ये मसला जो है वो आता होता है। आप भी इसको अगर कर लेंगे, टाइम से सीख लेंगे, तो आप लोग इस मसले से जल्दी निकल जाएंगे। क्योंकि प्लगइन्स कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट को वो इस स्टेट में ले आते हैं। और कभी कभी किसी नए प्लगइन की अपडेट अगर आए तो फिर भी इस तरह होता है कि वो इस तरीके से हो जाता है। जी सर, मैंने अपडेट किया था एक प्लगइन, इस वजह से शायद ये। बिल्कुल, आप प्लगइन अपडेट करें या थीम अपडेट करें या थीम को ही नया ऐड करें तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। सर ये एसएसएल सर्टिफिकेट भी परचेज करना पड़ता है? फर्स्ट आपको मिल जाता है आराम से, और बाकी फिर आपको करना पड़ता है। वो मुनिया की वेबसाइट के लिए परचेज करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि क्योंकि पहले वाला जो एसएस जो फर्स्ट पे मिलता है वो ईमान की वेबसाइट पे कनेक्ट है। आपकी डोमेन के साथ मिलता है आपको। एसएसएल डोमेन के साथ होता है। सही हो गया सर, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा। आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी बैकएंड से जाके, सी पैनल में जाके। ओके सर, ट्राई करते हैं।
जैसे ये मैंने वेबसाइट ओपन किया अपनी आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट, और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी वही सेम एरर आ रहा है जो ये वाला एरर आ रहा है। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। और फाइल मैनेजर के अंदर जाके ये आप देख लें, ये मैंने इमेजेस अपलोड किए हैं, इस वजह से देखें टाइम ले रहा है ये लोड होने में, ठीक है। जितने कलर्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा, इस वजह से आपने इमेज जो है कंप्रेस करके अपलोड करने हैं। अब इतना बड़ा इमेज मैं कंप्रेस तो कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर कंप्रेस करूं तो उसके पिक्सेल्स फट जाएंगे, तो मैंने इस वजह से इसको इस तरीके से ही रखा फिलहाल। लेकिन इसको अपडेट करूंगा, वैसे भी मेरा इंटरनेट अभी फिलहाल स्लो हुआ है, इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम ले रही है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा जी, फॉर एग्जाम्पल हमने आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट वेबसाइट अपडेट करनी है ना, तो मैं जाऊँगा जी आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ से जाऊँगा WP कंटेंट में, उसके बाद आऊँगा जी ये प्लगइन्स के ऊपर, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा जी प्लगइन्स को रीनेम, और प्लगइन के आगे डॉट होल्ड लिख दूंगा, रीनेम कर दूंगा फाइल को। और अब अगर जाकर मैं इसको करूँ ना एंटर प्रेस, तो वेबसाइट हमारी वैसे ही लोड होगी, ठीक है। और इस पर फर्क कोई नहीं पड़ेगा, वैसे भी लोड हो रही है, टाइम ले रही है थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है। और जब आप अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे तो आपने यहाँ से उसको वेबसाइट वर्डप्रेस पे पहुंच के आपने इसको कर देना है डॉट होल्ड आपने रिमूव कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने वर्डप्रेस पे जाके प्लगइन्स पे आना है, आपने एक एक करके प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। एक प्लगइन इंस्टॉल करें, पेज को रिफ्रेश करें, हो जाएगा तो ठीक है। अगर फिर यही एरर आ गया तो इसका मतलब उस प्लगइन में मसला है जिसको आपने अभी अभी इंस्टॉल किया, ठीक है। तो उस प्लगइन को आप फिल वक्त उसको अनइंस्टॉल रहने दें और बाकी प्लगइन के साथ काम करें। ये हल होता है इस मसले का। अब जैसे देखें वेबसाइट चल रही है पूरी, तो दोबारा करूंगा मैं रीनेम और डॉट होल्ड को मिटा दूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो हमारी वेबसाइट वैसे की वैसी रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फ्रंट एंड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वेबसाइट में, बैक एंड में पड़ेगा, और वो भी इतना पड़ेगा कि आपके जो प्लगइन्स हैं वो सिर्फ डीएक्टिवेट होंगे, ना कि डिलीट होंगे। ओके, लगी समझ बात? जी सर, थैंक यू। हाँ, ऐसे ही मसला ही रिजॉल्व होगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक हेल्दी आर्टिकल कितने वर्ड्स का होता है? हेल्दी आर्टिकल जो होता है वो 1000 वर्ड्स का होता है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं अपना आर्टिकल ऐसी वेबसाइट पे जहां पर आपने टारगेट करना है गूगल एडसेंस की ऑडियंस को, ठीक है, तो आपकी मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए वो 300 वर्ड्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसी निश पे काम कर रहे हैं जिस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको जिन दिखा रहा था वो क्रिकेट वाली निश, तो अगर ऐसा मैच है जिसको लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, आपने वो कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो पूरी दुनिया से लोग सर्च करते हैं पाकिस्तान इंडिया लाइव स्ट्रीमिंग वाला कीवर्ड लिख के, या पाकिस्तान इंडिया लाइव मैच, या लाइव स्कोर कार्ड, इस तरह के कीवर्ड्स लोग टारगेट करते हैं। तो अगर आप वो कीवर्ड चाहे उसी दिन बैठ के या उससे 2 दिन पहले बैठ के आप वो कीवर्ड लगा के अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख दें, और मिनिमम लेंथ उसकी 300 वर्ड्स हो सिर्फ, तब भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अन्य वाह आएगी। और मैं जो सर आपको ये गूगल एडसेंस क्या गूगल एडसेंस ये कब लगते हैं आप वेबसाइट पे? गूगल एडसेंस का कोई इतना क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो बेसिक बेसिक क्राइटेरिया है ना वो ये है कि आपकी वेबसाइट पे एक प्रॉपर होम पेज हो, एक प्रॉपर ब्लॉग पेज हो, और बाकी 3 बेसिक पेज हों, 3 नहीं 4 बेसिक पेज हों। अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, डिस्क्लेमर का पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, ये 4 पेज, एक होम पेज और एक ब्लॉग पेज, ये 6 पेजेस आपकी वेबसाइट पे 110% होने चाहिए, जिसमें से जो आपके 4 कंपलसरी पेजेस है ना, अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर का,
ये आपने अपने मेन हेडिंग में ऐड करने हैं या फिर आपका जो सबसे टॉप हेडर होता है उसमें ऐड करनी है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने जो अपनी मेन हेडिंग्स है ना वो नीचे वाले हेडर में ऐड की हुई है, और जो ये कंपलसरी पेजेस है ये मैंने सबसे ऊपर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है गूगल एडसेंस की कि आपके ये पेजेस हों। 4 पेजेस तो कंपलसरी हैं, ये आपके 4 पेजेस हों। इसके अलावा कुछ रिसर्च जो मैंने थोड़ी बहुत की हुई है, काफ़ी मतलब कि आर्टिकल्स देख के उनका एनालिसिस करके, उसमें ये है कि अगर आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं 500 वर्ड्स का तो आपने 40 आर्टिकल्स लिखने के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं 1000 वर्ड का एक एक आर्टिकल तो आपने 20 आर्टिकल्स लिखने के बाद इंडेक्स करवाने के बाद फिर अप्लाई करना, फिर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा गूगल एडसेंस। एडसेंस जो है वो बड़ा इजीली, और आपका थीम ऐसा होना चाहिए जो फुल फास्ट हो, सुपर फास्ट हो। अब ऐसा थीम यूज करेंगे तो आप लोगों का एडसेंस जो है वो जल्दी अप्रूव होगा, क्योंकि एडसेंस जो है वो थीम के अकॉर्डिंग भी आपकी अक्सर वेबसाइट जो है वो रिजेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ना इस कोर्स के स्टार्ट में, कि मैंने अपनी एक वेबसाइट जो है वो सेलिंग के लिए लगाई किसी जगह पे एडसेंस अप्रूव, तो मुझे मैसेज आने लग गए कि सर आप एडसेंस अप्रूव कैसे करवाते हैं, जितने मर्जी पैसे ले ले हमारी वेबसाइट पे इनेबल करके देते हैं एडसेंस। तो उनका मेन मसला मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उनका थीम चेंज किया, और थीम चेंज करने के बाद उनका एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो थीम थीम सर आपका बड़ा एस्ट्रा इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर होता है। क्या? एस्ट्रा वाला थीम अच्छा होता है, मतलब कौन सा ज्यादा यूज करना चाहिए थीम? जो बेहतर और अच्छे थीम्स हैं ना और सुपर फास्ट थीम्स हैं उनमें हमारे पास आते हैं जी सर आपका थीम वैसे बहुत प्यारा है, हमें भी कोई इस तरह का मतलब ढूंढ दें। ये ढूंढना पड़ेगा आपको, ये मैंने बनाया हुआ है खुद। देखिए जी, जो बेहतर अच्छे थीम है वो है जी एस्ट्रा, केडेंस, एस्ट्रा हो गया, केडेंस हो गया, और आपके पास हो गया जी नीव, ओशन WP, जनरेट प्रेस। एक अच्छा थीम जो मुझे बड़ा पसंद आया था स्टार्टिंग में वो है जी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, ये मुझे माइंड में नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा थीम था वो, प्रेस करके था वो, आएगा माइंड में तो बताऊंगा मैं आपको। बाकी मेन और अच्छे और फास्ट थीम जो हैं वो यही थीम्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम पेड थीम्स की बात करें, जो मैंने आपको पेड कुछ देने भी हैं, मैं भूल गया, मैंने आपको दिए नहीं रात को, आज मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपको। पेड थीम्स के अंदर आपका जी न्यूज़पेपर और जेनेसिस, और मेरे पास इधर पड़े हुए हैं कुछ, उनके नेम्स नहीं माइंड में आ रहे। किधर 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 किधर, मैगजीन प्रो, ये बड़ा अच्छा थीम है। ठीक है, तो ये कुछ थीम्स हैं जो आपने यूज करने हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, और ये काफ़ी अच्छे और फास्ट थीम है जो कि आपकी वेबसाइट को एक अच्छी लुक भी देंगे, उसको फास्ट स्पीड भी देंगे, और आपके ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के अंदर या फिर अगर आपने सर्विसेज देनी है वेबसाइट पे तो उसके सारे एक्सपीरियंस के अंदर आपकी बड़ी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा प्लान था आप लोगों को करवाने का वो है जी कि हमने डिस्कस करना है आज कि वेबसाइट से रिलेटेड ही आपने एक वर्ड सुना होगा अक्सर, लैंडिंग पेज का सुना हुआ है? यस सर, सुना हुआ। लैंडिंग पेज क्या होता है जी?
दसो है ना, कहते जिथे जिथे जहाज लैंड करते हैं। सर मतलब जो पेज हम सर्च करते हैं लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज सर्च नहीं होता। लैंडिंग पेज हमेशा हमेशा यूज होता है एडवर्टाइजमेंट वाले पर्सपेक्टिव के अंदर। उसमें क्या होता है कि जब आप एक ऐड लगाते हैं ना, उस ऐड के अंदर जो आपका सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन होता है, उस पे किसी और पेज का लिंक होता है, ठीक है, उस बटन के ऊपर। जैसे मैं आपको कल आपको बताया कि हम एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इस कोर्स की करेंगे, अपने कोर्स की। तो अब अगर मैं ऐड लगा रहा हूँ ना कि लर्न ब्लॉगिंग, और एंड पे मैं इतना उस पे कॉपी लिख के नीचे एक बटन ऐड कर रहा हूँ वहां पर कि इनरोल नाउ, तो वो इनरोल नाउ के बटन पे जब क्लिक करेंगे ना गूगल से या किसी और फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जब वो इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो एक पेज के ऊपर आएंगे। तो वो जिस पेज के ऊपर आएंगे ना, उस पेज को कहते हैं हम लैंडिंग पेज, ठीक है। और उस लैंडिंग पेज के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? लैंग्वेज, लैंडिंग पेज के ऊपर हमेशा कॉपी राइटिंग होती है और अच्छी वाली कॉपी राइटिंग होती है, ओके। और कॉपी राइटिंग के थ्रू ही हम कोशिश करेंगे आज लैंडिंग पेज बनाने की। चलो, नेट आंदा नहीं भैया तो पीछे क्लास 10 मिनट रह गए। लेट मी लॉग इन। मेरा पहला पासवर्ड कभी जिंदगी च सही नहीं लगे। सर सेव नहीं किए हुए आपने पासवर्ड, मतलब क्रोम पे जो ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं? कुछ किए होते हैं, लेकिन जब से मेरे लैपटॉप पे लास्ट टाइम वो हुआ था ना रैनसमवेयर अटैक, उसके बाद मैंने कोई भी सेव नहीं रखा। अल्लाह करे लॉगिन हो जाए इससे, हालात से लग तो रहा है। ये लें, हो गया लॉगिन, गुड हो गया जी। कल की क्लास जो होगी हमारी मोस्ट प्रोबेबली इस कोर्स की लास्ट क्लास होगी, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे शॉपिफाई एंड थोड़ी सी सोशल मीडिया सर मार्केटिंग। आपने वो, सर जी आपने लिंक्डइन और पिंटरेस्ट ये दो चीजें भी बतानी थी, पिंटरेस्ट जो अब था। मैं वही लिखता गया थल्ले, ठीक है। ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास थोड़ी टाइम से पहले रख लें, ताकि ज़रा हमारी थोड़ी लेंथी क्लास हो जाएगी और चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगी सारी की सारी। सर आपकी बहुत याद आएगी। मैं कि कश्मीर टूर चले हैं। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप सब लोगों ने बस सर एक काम शुरू रूटीन करना सेट है। हो गई। कोई नहीं, रूटीन आप ऐसे भी बना सकते हैं। रोज का काम करें, मुझे चेक करवाएं, मैं बताऊंगा आपको। सर मेरी वेबसाइट मोबाइल पे बहुत ही गंदी शो होती है। तो उसको सही करो ना फोन वाली सेटिंग से, मैंने बताया होगा कैसे होगी। नहीं नहीं, मतलब वो है अभी देख लेते हैं जी। मोबाइल में भी एक तो ओपन हो जाती है, लेकिन उसके जो उसके वो क्या
नेट मेरा पेज का स्लो है मेरे ख्याल डिफरेंस बहुत ज्यादा, पेज डिफरेंस बहुत से। होता है। अभी देख लेते हैं भाई साहब। ये देखो, ये आपकी वेबसाइट शो हो रही है डेस्कटॉप मोड पे। आप इसी को फोन में भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे? पहले लोड हो लेना तो पूरी। वाह, बड़ी फोटो लाई है भाई। ये क्या है? ये अभी मेरे लोड होने में टाइम ले रहा है कि ये खुद ही इस तरह है? मार्क योर बिजनेस विद अस, हेलो माय नेम इज। ये क्या चीज है? और ये देखो, ये मिस्टेक्स देखो। ये नजर ही नहीं आ रहा। सर्विसेज बालों में हुआ है गायब। इसको अपना हेडर थोड़ा बेहतर करो। ये अपनी पिक्चर थोड़ी सी नीचे करो। इतना ज्यादा टेक्स्ट लिख दिया है इधर। ये हेडिंग हमेशा छोटी छोटी होती है। ये टेक्स्ट थोड़ा कम करो यहाँ पर। यूएक्स यूआई डिजाइन कितों सीख ली? ऐप डेवलपमेंट सर कितों ये सीख ली थी? सर ये आपने लिखा था। अल्लाह दे मेरा नाम। ओए होए, स्किल्स, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन। ओए होए होए होए। माय एक्सपीरियंस। केड़ी कंपनी? सर सारी कंपनी आपकी है। सही। अब इसको अगर अपने फोन में चेक करना है तो हम इसको यहाँ से करेंगे मिनिमाइज, और यहाँ से कर लेंगे हम फुल इधर। ऐसे ही शो होती है काशिफ? जी सर ऐसे ही। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसको बेहतर करो फोन वाली सेटिंग में जाके। और ये आपका आगे यहाँ पर ये ठीक है। ये जरा थोड़ा सा अपना लोगो भी बेहतर करो यहाँ पर। और ये सब टेक्स्ट को ना सेंट्रली अलाइन करो फोन के ऊपर। इस साइड पे ना लगाओ इनको। हाँ, ये सारी साइड पे लगे हुए हैं। यही मसला आ रहा है ना दादा? जी जी सर यही मसला। हाँ, इसको बस सबको सेलेक्ट करो, एलिमेंटर पे जाओ और सबको सेंट्रली अलाइन करो। ये मसला सॉल्व हो जाएगा। बाकी कोई और भी अपने मसले पूछ लिया करो। दो तीन बंदे ही होंगे ना बस। ईमान भी आई थी, सना भी आई थी। गायब हो गए तो सब। जी, हम पेजेस में आ गए हैं। यहाँ से हम पहले देख लूँ मैं प्लगइन्स हमारे एक्टिव हो गए हैं कि नहीं, जो हमने वो किए थे। वहां से होल्ड पे लगाए थे, देखा ना? मेंटेनेंस पे आ गया। ये देखें जी, ऐसे तो नहीं होता है। चेक बैक इन अ मिनट। तो ये वो पीछे से होल्ड करके हमने किया था ना, तो अब कुछ मुझे लग रहा है वो जो हमारे हैं ना प्लगइन्स, वो अभी अनइंस्टॉल के अनइंस्टॉल पड़े हैं। सो ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये मुझे थोड़ी देर तक चेक करना पड़ेगा इसको, और फिर ही ये इशू जो है वो होगा। अगर हम यहाँ से जाकर करें इसको, अपडेट्स भी नहीं शो कर रहा, बदतमीज। खैर, इसको करेंगे हम एडजस्ट। हम यहाँ पर चलते हैं अभी। यहाँ पर बना लेते हैं एक पेज, लैंडिंग पेज। अपडेट्स अपडेट्स अपडेट्स। इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है यार आज।
जी अपडेट हो गए, हमारे पेजेस में जाएंगे अब हम। ऐड न्यू में जाएंगे। श्रीलंका जीत गया सर। बांग्लादेश से? चार बॉलों पे 3 चाहिए। क्या बात, मेरे पास तो है जी 1 रन चाहिए 3 बॉल्स पे। सर जी क्रिकेट को एनालाइज करना क्या करना पड़ता है, मतलब हमें तो बस आउट का पता होता है और छक्के का। टेस्ट क्रिकेट देखो। टेस्ट हमें क्रिकेट देख के मैच से ज्यादा हमें आपके स्टेटस का मजा आता है। हाय 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 हाय, सही है।